एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसायन शास्त्र। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसके लिए? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब अपन यहाँ पे देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं स्पिन न्यूक्लियस। स्पिन न्यूक्लियस को अपन किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई इसके नॉट इक्वल टू किसके? जीरो के। यदि ये इक्वल होता आई, यदि स्पिन न्यूक्लियस अपना जीरो के इक्वल आता तो वो क्या होते हैं? अपने एनएमआर इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? एनएमआर एक्टिव, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन ये किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल। आई इज इक्वल टू किसके? हाफ। तो प्रोटॉन एनएमआर इज इक्वल टू हाफ के। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी इसकी स्पिन न्यूक्लियस की। अब अपन यहाँ पे देखते हैं डीशील्डिंग और शील्डिंग के बारे में। इसका जनरल नॉलेज है कि ये प्रोटॉन एनएमआर वो किसके इक्वल होता है? हाफ के इक्वल होता है। ये जीरो के इक्वल नहीं होता है। जीरो के इक्वल होता है तो कहते हैं कौन से कंपाउंड होते हैं? एनएमआर इनएक्टिव। लेकिन ये क्या है यहाँ पे? एनएमआर एक्टिव। ओके, अब अपन यहाँ पे देखते हैं अपने डीशील्डिंग और शील्डिंग के बारे में कि पॉजिटिव साइन किसको डिनोट करता है और नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइमेथिलसिलेट है, यहाँ पे मेटल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेटल अटैच है और मेटल के साइड में इधर की साइड नेगेटिव साइन है और इधर पॉजिटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजीली रिलीज कर देगा उनको। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये क्या होता है? पॉजिटिव साइन जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब ये तो बात है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की। अब देखना, अब जैसे जो नेगेटिव साइन से यदि पॉजिटिव साइन की तरफ जो आता है, ठीक है, अब यहाँ से देखना जो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, देखना ये एरो किधर की साइड से आ रहा है? नेगेटिव से किधर की साइड आ रहा है? पॉजिटिव साइन की तरफ आ रहा है। तो नेगेटिव से जो पॉजिटिव साइन की तरफ आ रहा है मतलब अप फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर रहा है। किसको रिलीज कर रहा है? पॉजिटिव साइन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मतलब जो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहा है वो किधर की साइड आ रहा है? डाउन फील्ड की तरफ आ रहा है। ठीक है, अप फील्ड से डाउन फील्ड की तरफ आ रहा है। इसको मैं अप फील्ड बोल सकती हूँ, इसको डाउन फील्ड। तो देखना ये अप फील्ड से किधर की तरफ आ रहा है? डाउन फील्ड की तरफ। और ये किधर की तरफ जा रहा है? शील्डेड अप फील्ड से डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ। ठीक है, तो शील्डेड तो किधर जाएगा? नेगेटिव साइन। अपन शील्डेड किसको मानेंगे? नेगेटिव साइन की तरफ आ रहा है। और ये डीशील्डेड किसको माने? जो पॉजिटिव साइन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपने देखना, आपको इजीली समझाने के लिए मैं ओनली पहले डीशील्डेड को और शील्डेड को समझाती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि शील्डेड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसको बोलते हैं? शील्डिंग को बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, जैसे शील्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। ठीक है, और डीशील्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, ये तो आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग के बात समझ में आ गया। शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डीशील्डिंग के। ओके, और ये अप फील्ड से डाउन फील्ड की तरफ आता है और डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ आता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये वाला, अब मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ। जैसे डीशील्डेड की बात करते हैं अपन, देखें यहाँ पे जैसे ट्राइमेथिलसिलेट है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेटल है, यहाँ पे ये 2 ppm 4 ppm और 6 ppm अटैच है। हाइड्रोजन 1 पे कितने हैं? 2 ppm, हाइड्रोजन 2 पे 4 ppm, हाइड्रोजन 3 पे 6 ppm है। तो यहाँ पे देखना ये किधर की साइड जा रहा है? ये यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर की साइड? डाउन फील्ड की तरफ जा रहा है। नेगेटिव से किधर की साइड आ रहा है? पॉजिटिव साइड की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? डीशील्डेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो यार डीशील्डेड, और ये इधर की साइड यदि जाता तो ये क्या हो जाता? शील्डेड हो जाता। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है? निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये क्या अपना डीशील्डेड है। और यहाँ पे देखना, ये डीशील्डेड और शील्डेड, यहाँ पे ट्राइमेथिलसिलेट है, यहाँ पे H1H2 2 ppm और 6 ppm है। ठीक है, यहाँ पे 2 ppm और 6 ppm है। और ये क्या हो गया? हाईली शील्डेड इज मोर शील्डेड कंपेयर टू H1। जो H2 है वो क्या है? हाईली शील्डेड है। किसके कंपेयर में? H1 के। क्यों? क्योंकि ये जो H2 है, देखना H2 है किसके? हाईली H2 है वो किसके कंपेयर में हाईली शील्डेड है? H1 के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 6 ppm प्रेजेंट है और यहाँ पे कितना है? 2 ppm। तो सबसे ज़्यादा कौन है? 6 ppm वाला। तो यहाँ पे हाईली शील्डेड कौन सा हो जाएगा? ये वाला जाएगा। क्यों? ये क्या है? शील्डेड। आपको पता चलेगा मैंने क्या बता रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ शील्डेड और डीशील्डेड के बारे में। तो आपको पता चल रहा होगा जो इस मतलब नेगेटिव साइन की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से डाउन फील्ड से अप फील्ड की तरफ जा रहा है तो क्या ये अपना नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? हाईली शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, ये हाईली शील्डेड है कंपेयर टू H1 H2। ये तो बात हुई इसकी। अब देखना
अपन देखते हैं मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, यहाँ पे NMR में नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसके जो NMR है वो नेगेटिव में कितना मिलेगा, हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, -5 to -15 ppm की रेंज से मिलेगा, की रेंज में मिलेगा। और ये मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अब जैसे देखना यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है, मेटल और हाइड्रोजन बताया था मैंने। मेटल यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन होता है, कार्बन होता है। किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में, और फिर ऑक्सीजन होता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, इसमें अरेंज है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जैसे मेटल और हाइड्रोजन की जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मेटल यहाँ पे आयरन है, आयरन के साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखना आयरन के पास में, आयरन का कितना है 1.6 और इसका 2.1, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आयरन का कितना होता है 1.6 होता है, हाइड्रोजन का 2.1। तो यहाँ पे देखना इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितनी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे मैंने बताया था कि मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यहाँ पे 1.6 और यहाँ पे 2.1। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है इसकी। और यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन मेटल 2 मेटल से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेटल अटैच है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ डिसरीडिंग ऑर्डर। इसका डिसरीडिंग ऑर्डर मतलब डिसरीडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा, सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये, मतलब सबसे कम देख रहे हैं अपन, पहले 2 ppm, फिर 4, फिर 6, वैसे ये जा रहा है पहले 1 हाइड्रोजन, फिर 2 मेटल और फिर 3 मेटल के साथ मेटल है। तो इसका ऑर्डर ऑफ डिसरीडिंग ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज प्रोटॉन वैल्यू इज नेगेटिव। तो इसकी प्रोटॉन वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जो इसका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे सीडिंग बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे सीडिंग बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और सीडिंग भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी डी सीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इंक्रीज है। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी इंक्रीज है। तो सीडिंग में क्या करेगा, बढ़ेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। और यदि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि डिक्रीज हो जाएगी तो सीडिंग भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका सीडिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। और आपको पता चला सीडिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खींचेगा। तो यहाँ पे देखना, जैसे ये तो बात हुई अपनी प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे मैं और एक और एग्जांपल आप लेके आपको बताती हूँ। जैसे देखना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ पे मेटल, एक सेकेंड, यहाँ पे भी मेटल है, ठीक है, मेटल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखना, ये आपस में अटैच हैं एक दूसरे से, और हाइड्रोजन के साथ में भी इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे इन्होंने सबने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना हाईली डिसोसिएटेड हो जाएगा। देखना, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाईली डिसोसिएटेड हो जाएगा, ये हाईली डिसोसिएटेड हो जाएगा। इसका +20 to +30 ppm की इसकी आएगी, रेंज आएगी, ठीक है। इफ देयर ए कपलिंग ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू पैरामैग्नेटिक कपलिंग, किसकी वजह से, पैरामैग्नेटिक कपलिंग। इसकी क्या, पैरामैग्नेटिक कपलिंग है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, ये पैरामैग्नेटिक कपलिंग। और ये क्या हो जाएगा, हाईली शेडेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या, प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखना, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोबाल्ट 5 क्रोमियम, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझाया था, ठीक है। अब आप देखना 18 इलेक्ट्रॉन में क्या था, यहाँ पे कितने हो गए, 5 × 10, और इसके कितने होता है 6 + 1 माइनस का कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये क्रोमियम है। तो जैसे देखना, यहाँ पे क्रोमियम के साथ में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच नहीं है,
तो यहाँ पे सिर्फ अकेला मेटल जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ में अपन क्या किसकी बात करें, मेटल और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल और हाइड्रोजन की बात करें, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो यहाँ पे तो मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, नो प्रोटोन, कोई प्रोटोन है यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच नहीं है यहाँ पे, तो नो प्रोटोन तो मीन नो सिग्नल। तो प्रोटोन के थ्रू तो अपने को सिग्नल मिलते हैं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, +22 +30 ppm आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोटोन अटैच ही नहीं है, तो प्रोटोन ही नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, अपन प्रोटोन की बात कर रहे हैं ना, तो नो प्रोटोन मीन नो सिग्नल। अब देखते हैं अपन प्रोटोन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जिसमें प्रोटोन प्रेजेंट हो, अपन उसमें कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखना यहाँ पे कोबाल्ट 5 क्रोमियम हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखना मैंने आपको ये भी निकालना बताया था, 10 + 6 + 1 हाइड्रोजन का +1 ही नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका सिग्नल कितने होता है, -6.9 इसका सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन सिग्नल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो -6.9 यहाँ पे इसका सिग्नल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटॉन क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपने इसका सिग्नल भी निकाल सकते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो इसका अपन सिग्नल कैसे निकाल सकते हैं, क्रोमियम के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो मेटल के साथ में यदि हाइड्रोजन अटैच होगा तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.9, ठीक है। इसका सिग्नल क्या आ जाएगा, 6.9 सिग्नल आ जाएगा। अब सिग्नल निकाल में आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। आप ऐसे तो इजीली देख लो यहाँ पे पहले एक बार, यहाँ पे CO5 Mn मैग्नीज और हाइड्रोजन है, ठीक है। मैग्नीज के साथ में क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो मैग्नीज के पास में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास में हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिग्नल क्या आ गया, मैग्नीज के पास में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सिग्नल क्या आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। कोबाल्ट है, इसके कितने होते हैं, 10 हो गए, तो 10 + 7 + 1 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो अपन जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसके अपन सिग्नल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना एग्जांपल, जैसे देखना अपने पास में एग्जांपल है यहाँ पे CO5 रेनियम हाइड्रोजन, ठीक है। इसके भी कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 5.7 इसका क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यदि मेटल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑलवेज नेगेटिव में ही सिग्नल आएगा। यदि मेटल के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमें उसका सिग्नल निकालना है तो वो सिग्नल हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव चार्ज में आएगा। ये हमेशा बात याद रखना कि यदि आपको ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज दिया हुआ और मेटल के साथ में यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मेटल हाइड्रोजन का जब भी अपन सिग्नल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव -5.7 सिग्नल आएगा इसका, ठीक है। कोबाल्ट 5 तो इसके भी आप देख सकते हो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इसका सिग्नल ट्राईमेथिलसिलेट के राइट साइड में ही आएगा, ठीक है। राइट साइड में मतलब आपको पता है नेगेटिव शील्डेड में, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मैंने भी आपको बताए थे, ठीक है। अब जैसे देखना क्रोमियम में हो गया, जैसे अपन एग्जाम्पल में लेते हैं यहाँ पे, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, क्रोमियम के साथ में हाइड्रोजन है, क्रोमियम और कोबाल्ट 5 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक और जैसे अपन यहाँ पे इसी के कंपेयर में देखते हैं, CO5 क्रोमियम हाइड्रोजन, ठीक है, ये नेगेटिव। आपको पता है इसके कितने हो गए, 10 + 6 + 1, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है +1, 18 हो गए, ठीक है। माइनस में अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी कितने हो गए, क्रोमियम का है, सेम वही हो जाएंगे ना। इसके यहाँ पे क्या है, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन अटैच है। इसका यदि मेटल और हाइड्रोजन का अपन सिग्नल निकालेंगे, ठीक है, तो यह क्या आएगा, हमेशा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। फर्स्ट रूल तो ये क्या कि मेटल और हाइड्रोजन का जब भी अपन सिग्नल निकालते हैं वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। और ये इसमें कितना 19.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका सिग्नल क्या हो जाएगा, 19.5, और इसका सिग्नल क्या होगा 6.9। इस वाले प्रोटॉन का सिग्नल क्या हो जाएगा, 6.9, ठीक है, आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका सिग्नल क्या होगा 19.5 और इसका 6.9। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 19.5 वाला है वो क्या है, मोर शील्डेड है, लेकिन ये 6.9 वाला क्या है, ये लेस शील्डेड है। तो मोर शील्डेड, इसमें यदि पूछे कि मोर शील्डेड और लेस शील्डेड कौन सा, तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा होगा कि इसके पास यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। वैसे तो मेटल और हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे अपन यदि प्रोटॉन का निकालेंगे तो 6.9 आएगा, ठीक है। अब जैसे देखना, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो ppm ये सिग्नल अपन निकाल रहे हैं ये कैसे निकालते हैं।
जैसे देखना यदि प्रोटॉन है वो, ठीक है, 0.5 से 2 के बीच में, यदि 0.5 से लेके 2 तक ppm का कब आता है, उसकी रेंज कब आती है, जब प्रोटॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइजन हो, ठीक है, जब प्रोटॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच हो, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि कोई भी प्रोटॉन अटैच हो तो उसकी रेंज कितनी आएगी, 0.5 से 2 तक, ठीक है। और यदि 2 से लेके 5 तक यदि अपने को कोई रेंज चाहिए, 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो वो क्या होता है अपना CH2 और यहाँ पे जैसे X, ठीक है, हेलोजन। तो ये क्या हो जाएगा, इस यदि ऐसा कोई हो जाएगा, उसकी कितनी रेंज आएगी, 2 से लेके 5 ppm तक उसकी रेंज आएगी, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल लेके अभी बताया था कि उसकी ppm इतनी आ रही है, उसका सिग्नल इतना आ रहा है। वो कैसे अपन डिसाइड करेंगे, इससे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 या sp, उससे अपन ये डिसाइड करेंगे कि कितना उसमें सिग्नल आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो होगी 5 से 8 भी कर सकते हैं, 8 से 10, 10 से 12 ppm, 2 से 3, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी रेंज आती है। तो यहाँ पे देखना ये sp2 किसकी आएगी, 5 to 8 की 5 to 8 तक किस रेंज कितनी आएगी, 5 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा जो, ठीक है। sp2 मतलब H डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसकी रेंज कितनी होगी, 5 to 8 रेंज होगी, 5 to 8 सिग्नल मिलेंगे वहाँ पे अपने को। और यहाँ पे 8 to 10 मतलब जिसमें CHO ग्रुप हो जाए, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो, वो क्या होंगे, इसके लिए प्रोटॉन के लिए उसका कितना मिलेगा, CHO ग्रुप के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन की सिग्नल देखना है यहाँ पे 10 to 12 का मतलब COH ग्रुप, ठीक है। और 2 से 3 जैसे अपन देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड 3, तो यहाँ मैंने आपको बताया था जो sp3 है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका कितना मिलेगा अपने को, 2 से 3 या 0.5 से 2 सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब देखना जैसे अब मैं आपको यहाँ पे ppm और बता देती हूँ। ये तो सिग्नल थे 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 to 40 ppm की रेंज कब रहेगी, जब कार्बन के साथ क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा, जिसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा वो कार्बन मॉलिक्यूल, वो उसकी कितनी होगी, 10 to 40 ppm की रेंज होगी, ठीक है। आप उसको 10 से लेके 40 ppm तक उसकी रेंज रख सकते हो, किसके पास में, जिसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उसका अटैच ना हो और उसका क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखना अपन 40 to 80 की रेंज देखते हैं, ठीक है। 40 to 80 की होती है, 80 to 115 की होती है, ठीक है। और 100 to 150 की होती है, 150 to 200 की होती है, 220 की रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे इन ppm की देखते हैं तो देखना इसमें वही वाली बात होगी कार्बन और हेलोजन की, ठीक है। कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच होना चाहिए, तो वो और ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पे 80 to 115 के यदि अपन ppm देखते हैं तो देखना वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, वो क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज कौन सा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये यदि वो रेंज होगी तो क्या है, sp हाइब्रिडाइज होंगे, तो उसकी रेंज ppm कितना आएगा, 80 to 115। और 100 to 150 का कितना आएगा, sp2 कार्बन जिसमें होंगे, sp2 कार्बन होंगे, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, sp ऑर्बिट, sp हाइब्रिडाइज होते हैं। और कार्बन sp3 कौन से होते हैं, कार्बन डबल, यहाँ पे कितने होंगे, कार्बन सिंगल कार्बन, कार्बन डबल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कौन से हो गए अपने, sp, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, sp ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे sp2, ठीक है। तो sp2 होंगे, उसके ppm कितने होंगे, 100 to 150 और 150 to 220 का क्या होगा, जिसके पास में देखना, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन डबल बॉन्ड O, जैसे कीटोन एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड होगा, ठीक है, कीटोन होगा, एस्टर होगा, ठीक है, CHO C डबल बॉन्ड और कीटोन का क्या होगा, इसकी रेंज कितनी होगी, 180 to 220 ppm की रेंज होगी, ठीक है। अब आप इजीली इनकी सिग्नल भी निकाल सकते हैं इनके थ्रू और इजीली इनके ppm भी बता सकते हैं। कि पहले आपको देखना होगा कि वो, सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है। हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने हैं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, फिर उसके बाद में अपन उसका ppm भी निकाल सकते हैं और उसका सिग्नल भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
जैसे देखना यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, कार्बन के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आई है और यहाँ पे ये प्लस आई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो उसके ऊपर माइनस ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये देखना, ये तो आपको समझ में आ गया, माइनस आई और प्लस आई, मतलब डिसीडेड और शील्डेड, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जैसे हाइड्रोजन है, रुथेनियम 6 CO18 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका यहाँ पे अपन को निकालना है हाइड्रोजन का, जब अपन सिग्नल निकालेंगे जैसे ppm निकालेंगे तो कितना होता है 16.4 ppm, ठीक है, 16.4 ppm, क्योंकि ये रुथेनियम के साथ में देखना, जैसे इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना दूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अपन इसका ppm ही निकालते हैं, ठीक है। आप इसकी स्ट्रक्चर बना लोगे, 6 यहाँ पे क्या रुथेनियम अटैच है और कोबाल्ट कितने यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो सबके साथ में जितने 6, यदि 6 रुथेनियम है तो उसके साथ में सबके साथ में कितने हैं वो CO ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ब्रीजिंग पोजीशन पे होंगे, तो जितना ज़्यादा ब्रीजिंग पोजीशन होगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, शील्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो इतना काफ़ी है, इसका अपने को सिग्नल ही निकालना, ठीक है। अब जैसे देखना है यहाँ पे आयरन के ऊपर यदि +2 चार्ज है, ठीक है, आयरन के ऊपर 0 चार्ज है, आयरन के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। आयरन पे +2 चार्ज है, नेगेटिव 0 है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या मेटल के साथ में प्रोटॉन भी अटैच है, मेटल के साथ में प्रोटॉन भी अटैच है, ठीक है। यहाँ पे मेटल के साथ में प्रोटॉन अटैच है, तो यहाँ पे देखना ये क्या D10 है, आपको पता है D10 मैंने बताया था, जैसे यदि आयरन के ऊपर या मेटल के ऊपर यदि +2 चार्ज लगा हुआ है तो वो क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब -2 तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D8 ऑर्बिटल, D8 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, D8 ऑर्बिटल हो जाएंगे, यहाँ पे D10 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, D8 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, D10 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी D10 और यहाँ पे भी D10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज जुड़ा हुआ है, तो ये 10 ऑर्बिटल हो जाएंगे, यहाँ पे -2 ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो ये कितना होगा, यहाँ पे D10 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 +2 चार्ज है, तो ये देखना ये कौन सा है, -I ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये भी क्या है, -I, ये क्या है, +I, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2, तो क्या आएगा, -I की तरफ जाएगा और ये +I की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये वाला कौन सा है, +2 है, तो मैंने बताया था +2 कौन सा होता है, डिसिल्डेड होता है, ठीक है। प्लस वाला जो साइन होता है वो क्या होता है, डिसिल्डेड होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है। और जो माइनस साइन वाला होता है, जैसे नेगेटिव साइन वाला होता है, क्या शील्डेड होता है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो नेगेटिव ऑलवेज शील्डेड एंड पॉजिटिव ऑलवेज डिशील्डेड। जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन वाला यदि होता है, मेटल के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, अपना शील्डेड हो जाएगा ऑलवेज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज यदि अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिशील्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जैसे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आयरन +2 से आयरन नेगेटिव, मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक किधर है, ये तो इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर की साइड है, ऊपर की तरफ है, तो ये तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की साइड जा रहा है, नेगेटिव चार्ज किधर है, इधर की साइड, तो क्या न्यूक्लियोफिलिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखना अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, डिसिल्डेड और शील्डेड के बारे में बताते हैं। जैसे देखना, कार्बन के पास में हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में अटैच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो मीन आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसिल्डेड हो जाएगा। अब डिसिल्डेड अपन इसको कैसे रोटेट करते हैं, जैसे देखना ऐसे, ठीक है। अब जैसे देखना, एक और कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप मैथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि देखना ये तो क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये रिलीज कर रहा है, सॉरी ये तो रिलीज कर रहा है और ये विड्रॉ कर रहा है उससे, तो इसका ये किधर की जाएगा, इधर की साइड आएगा, तो ये क्या है, शील्डिंग है, और ये डिशील्डिंग। आपको समझ में आ गया, डिशील्डिंग और शील्डिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो क्या है, कार्बन पॉजिटिव है और ये क्या है, कार्बन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखना, जो ऑलवेज शील्डेड बट कंपेयर टू शील्डेड एंड डिशील्डेड, ठीक है, कंपेयर किसी में नहीं, डिशील्डेड और डिशील्डेड, तो सिग्नल विल बी नेगेटिव, ठीक है, सिग्नल विल बी ऑलवेज नेगेटिव आएगा इसका। तो जो ऑलवेज जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो मेटल और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन, मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो
मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड चाहे तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ठीक है, या तो चाहे उसका पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मैं बात बता रही हूँ उसमें, ठीक है, पीछे तो जो मैंने रूल बताया था उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, ट्राई मेथिलसिलेट के क्या होगा, राइट साइड में आएगा। इधर की साइड अपन नहीं रोटेट, क्योंकि इधर तो कोई है ही नहीं ग्रुप, मेटल और हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच ही नहीं है। लेकिन अपन क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, राइट एंगल में ही इसको निकालेंगे, ठीक है। राइट एंगल में दिखा देंगे क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बात है इसकी अपनी डिसीडेड और शील्डेड की, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन के साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कोबाल्ट 4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कितना हो जाएंगे, -11.1 ppm आएगा इसका, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा ppm, 11 to 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2.1 आयरन के साथ में यदि हाइड्रोजन CP के पास में कितना होता है, -1 होता है ना। अब देखना जैसे अपन बात करते हैं, ये तो हो गया कार्बन और हाइड्रोजन का 0.1। अब देखना जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन की, मेटल कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसके बीच में कितना होता है, 0.1 ppm होता है, ठीक है। 0.1 ppm। यहाँ पे मेटल के साथ में कार्बन 3 कार्बन अटैच है, यहाँ पे H1 है, H2 है और H3 है, ठीक है, H1 H2 H3। तो यहाँ पे देखना मेटल के सबसे पास्ट में कौन सा है, H1 है, तो इसका मैं सीडिंग ऑर्डर निकाल सकती हूँ, H1 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H3, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटल के पास होगा उतना ही उसका सीडिंग ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मेटल के पास में यहाँ पे कौन सा वाला H1 है, फिर H2 फिर H3, तो जितना ज़्यादा मेटल के पास होगा उसका सीडिंग ऑर्डर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और यदि अपन इसका डिसीडिंग ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले H3 फिर H2 फिर H1, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.1 ppm हो गया इसका। अब जैसे देखना मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने पर वैल्यू इसकी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्या करेंगे, हमेशा राइट साइड में इसके प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो गया सीडिंग ऑर्डर हो गया इसका। अब जैसे देखना है तो इस वाले एग्जाम्पल की बात थी। अब जैसे ऑल CH3 ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली 1 सिग्नल देते हैं। जो CH3 ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली 1 सिग्नल ही देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखना है यहाँ पे TaCH3 5 है, ठीक है, तो इसका सिग्नल हमेशा क्या मिलेगा, 0.82 ppm मिलेगा, क्योंकि ऑलवेज क्या होते हैं, मेथिल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे मेथिल गिव ओनली 1 सिग्नल। तो यहाँ पे टंगस्टन के साथ में भी आप देखते हैं तो CH3 तो इसका भी क्या होता है 1.80 ppm होता है। तो एल्किल ग्रुप का 0 से 1 तक होता है, एल्किल ग्रुप का होता है उसका क्या होता है 0 से 1 तक ppm आता है, ठीक है, 0 से 1 तक सिग्नल आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और टंगस्टन के साथ में यदि होता है, किसके साथ में, यदि टंगस्टन के साथ में इसका सिग्नल कितना आता है 1.80 ppm तक चला जाएगा। जैसे टंगस्टन होता है वो 6+ होता है, किसके लेस देन होता है, CH3 के, ठीक है, ये होता है इसका। अब जैसे देखना है यहाँ पे, ये तो बात है इसकी। अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे देखना, जैसे मेटल है, मेटल के साथ में कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन के साथ में मेथिल ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे देखना जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या -I होगा इसका, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ppm कितना जाएगा, 2 से 3 ppm तक जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने क्या बोला था, जो मेथिल ग्रुप होता है उसका तो 0 से 1 ही जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 ppm क्यों जा रहा है, तो देखना इसका रीजन है 2 से 3 ppm क्यों जाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होने के कारण इसका सिग्नल क्या आता है, हमेशा 2 से 3 ppm आता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ क्या था, ओनली CH3 ग्रुप अटैच था टंगस्टन के साथ में, तो उसका सिग्नल क्या आ रहा था, 0 से 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो कार्बोनिल ग्रुप अटैच होने के कारण इसका क्या होगा, इसका सिग्नल 2 से 3 आएगा। तो जैसे देखना यहाँ पे मेटल के साथ में हाइड्रोजन है, मेटल कार्बोनिल ग्रुप है और CH3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे H3 है, ये H3 प्रोटॉन हो गया, ठीक है, H3, ये H2 हो गया,
ठीक है, और ये क्या हो गया H1 हो गया, H1 H2 और H3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अपन इसमें जब सीडिंग ऑर्डर निकालें तो मैंने क्या बोला था, सीडिंग ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं, जितना ज़्यादा मेटल के साथ में होगा, मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच होगा, उतना ही उसका सीडिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल के साथ में कौन है, H3 है, फिर कौन सा H2 है, और फिर कौन सा है H1 है, तो इसका सीडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पहले अपन ने निकाला था उसका सीडिंग ऑर्डर क्या था, जस्ट अपोजिट था इसके, क्योंकि वो मेटल के साथ में कौन सा हाइड्रोजन, मेटल के साथ में हाइड्रोजन 1 ज़्यादा जुड़ा हुआ था पास में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पास में अटैच होगा उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सीडिंग ऑर्डर ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे देखना है यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेथिल ग्रुप है। तो मैंने हाइड्रोजन का कितना बताया था आपको, -5 to -15 ppm बताया था। ये इसकी रेंज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अकेला मेथिल ग्रुप होता तो इसका 0 से 1 तक रहता, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप के साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी अटैच है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 2 से 3 ppm तक इसकी रेंज जाएगी, ठीक है। ये तो अपनी बात हुई ppm की, और आप ये इसके क्या कुछ याद रखने वाले हैं, ठीक है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि कितनी रेंज इसकी कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इसका निकालने का कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है कि आप निकाल लोगे। सिग्नल आप निकाल सकते हो लेकिन ये नहीं निकाल सकते, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसे देखते हैं अपन बेंजीन और इथाइलिन में, ठीक है। जैसे बेंजीन और इथाइलिन में देखते हैं, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखना कुछ ऐसी होती है। बेंजीन के पास में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन के ऊपर, 3 एरो, ठीक है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो इसका ppm कितना जाएगा, 7.27 ppm होता है इसका, ठीक है, किसका, बेंजीन का। लेकिन इथाइलिन का देखना, CH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड, CH2 ग्रुप, ठीक है। इथाइलिन का कितना होता है, 5.28 ppm, क्योंकि ये क्या होता है जो एरोमेटिक रिएक्टर होता है, इसमें क्या है, ये बंद पूरा क्लोज है, तो इसमें क्या एरोमेटिक रिएक्टर है, ठीक है, ये क्या एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक रिएक्टर होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, सिग्नल कितना आ जाएगा, 7.27 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिएक्टर नहीं होने की वजह से इसका क्या आ जाएगा, 5.28 ppm, ठीक है। ये होता है बेंजीन और इथाइलिन में। अपन देखते हैं, देखना है यहाँ पे, जैसे इसमें क्या है, दोनों केसेस में क्या एल्किन प्रेजेंट है, ठीक है, एल्किन प्रेजेंट है, लेकिन इसका कितना ppm जा रहा है, बेंजीन वाले का तो कितना जा रहा है, 7.27, और इथाइलिन वाले का कितना जा रहा है, 5.28 ppm। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, एल्किन CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, एल्किन ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ में क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, ठीक है। एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से बेंजीन वाला तो वो तो क्या हो गया, उसका सिग्नल तो 7.27 हो जाएगा और इसका 5.28। अब देखिए कौन जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं, और जो क्लोज लूप बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये तो बात है इसके अपने, और ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, कुछ केस में अपोज करता है। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या करता है, कुछ केस में अपोज करता है। ये देखना ऐसे क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को ये डेवलप कर रहा है। मैंने बोला था बेंजीन रिंग और इथाइलिन रिंग। बेंजीन रिंग तो क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है उसका, ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है तो उसका सिग्नल कितना आता है, 7.27 ppm आता है, और जो नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर होता है तो उसका सिग्नल कितना आता है, 5.28 ppm आता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए आता है क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, ये डेवलप करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इसको अपोज करता है। यहाँ पे देखना, ये 1 टेस्ला, यहाँ पे 0.2 टेस्ला, और ये 0.2 टेस्ला होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इसकी क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखना चाहिए एल्किन क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है, ये क्या होती है, एल्किन जो होती है, इथाइलिन होती है, जो एल्किन ग्रुप है वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। जो बेंजीन क्या होता है वो एरोमेटिक होने की वजह से क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, और ये क्लोज लूप बनाता है तो इसका सिग्नल कितना आ जाता है, 7.27 ppm आ जाता है, ठीक है। तो बेंजीन को मेटल के साथ में अटैच, अब देखना है तो ओनली बेंजीन है। जब बेंजीन को मेटल के साथ में, जब बेंजीन होती है वो मेटल के साथ में जब प्रेजेंट होती है, तो बेंजीन मेटल के साथ में जब अटैच करते हैं तो इससे क्या होता है, उसका कितना आता है, 4 to
6 ppm की रेंज आती है उसकी। लेकिन ये बेंजीन यदि अकेला यहाँ पे होता है, मेटल के साथ में अटैच नहीं होता, तो उसका कितनी रेंज आती है अपने को, ppm कितना आता है 7.27 सिग्नल आता है इसका, ठीक है। लेकिन यदि वो मेटल के साथ में यदि बेंजीन नहीं अटैच होता है तो उसका कितना जाता है 4 से 6 ppm, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था डाउन फील्ड होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, तो कितने टेस्ला हो गए 0.8 टेस्ला प्रेजेंट है यहाँ पे। और यदि यहाँ पे 1.2 से टेस्ला माइनस 0.2 टेस्ला, तो कितना हो जाएगा 1 टेस्ला हो जाएगा। तो डाउन फील्ड का कितना आ जाएगा 1 टेस्ला। और अप फील्ड में देखना है यहाँ पे 1 टेस्ला माइनस 0.2 टेस्ला इज इक्वल टू 1.02 टेस्ला यहाँ पे आ जाएगा अप फील्ड का। अप फील्ड में डिसीडेड और डाउन फील्ड में डिसीडेड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि जैसे देखना इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एरोमेटिक कैरेक्टर, क्योंकि वो क्या हो जाएगा मेटल के साथ में अटैच होगा, तो उसका सिग्नल कितना आ जाएगा 4 से 6 ppm आ जाएगा, तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो इसके साथ बॉन्ड होगा तो, और इंड्यूस फील्ड क्या हो जाएगा, इसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस फील्ड इस पर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा जब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि किसके साथ में अटैच होगा, मेटल के साथ में जब ये अटैच हो जाएगा तब इसका कितना आ जाएगा 4 to 6 ppm, ठीक है। ये याद रखना आप एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। व्हेन बेंजीन अटैच विद द मेटल, मैंने क्या बताया अपने को आपको, व्हेन बेंजीन अटैच विद द मेटल इट अंडरगो अप फील्ड शिफ्ट इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको देता है प्रोटॉन NMR अप फील्ड देता है, ठीक है। अप फील्ड में प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अप फील्ड आपको बताया था श्रेडिंग होता है, ठीक है, श्रेडिंग होता है फील्ड। और डाउन फील्ड कौन सा होता है डिश्रेडिंग, डाउन फील्ड की तरफ। बिकॉज आफ्टर द अटैचमेंट विद मेटल, जैसे देखना है आफ्टर द अटैचमेंट विद मेटल एरोमेटिक रिंग करेक्टर डिस्ट्रॉयड। जो इसका एरोमेटिक करेक्टर होता है वो क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। और क्या होता है इसी किसकी तरह बिहेव करता है, एक नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। इसका एरोमेटिक करेक्टर जब खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव करेगा बेचारा। यहाँ पे जैसे मेटल ग्रुप अटैच है इसके साथ में बेंजीन के साथ में, ठीक है, तो इसके किस 4 to 6 बताया था मैंने, 4 to 6 के बीच में इसका सिग्नल आएगा। ये तो हो गया इसका मेटल के साथ में जब अटैच होगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल है तो आपको समझ में आ गया बेंजीन और इथाइलिन का। अब जैसे देखना बेंजीन को मैंने, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ में यहाँ पे क्रोमियम मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और लिगेंड के रूप में यहाँ पे क्या बेंजीन अटैच है, ठीक है। बेंजीन यहाँ पे इस वाले से अटैच है ये, ठीक। यहाँ पे जैसे देखना इसका कितना हो जाएगा 4 से, मैंने क्या बताया था जब ये मेटल के साथ में अटैच होता है बेंजीन, जब मेटल के साथ में अटैच होता है तो इसका कितना आता है, इसका 4 से 6 आता है। तो 4 से 6 इसका कब आएगा, जब जैसे देखने यहाँ पे कितने D6 है, मैंने क्रोमियम के ऊपर कितना कोई चार्ज नहीं है, क्रोमियम का एटॉमिक स्टेट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे मैं D6 लिख सकती हूँ यहाँ पे। और इसका कितना आएगा सिग्नल 4.1 और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 6 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कितने 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। जब मैं एक और देखना है यहाँ पे, जैसे एक और की बात करती हूँ, यहाँ पे देखना जैसे एक और बेंजीन रिंग है यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम है, वेनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग अटैच है। ये क्या दोनों मेटल के साथ में अटैच है बेंजीन रिंग, मैंने बताया था जब ये क्या होता है इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो ये नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव करते हैं। तो नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव करते हैं तो इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 60 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 5 + 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिग्नल कितना आएगा 3.28 ppm आएगा और ये कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और एक इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मैंने आपको बताया था सीडिंग होता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे देखना अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ में मेटल कौन सा जुड़ा हुआ है जैसे रुथेनियम, यहाँ पे 2+ है, ठीक है, 2+ चार्ज है। एक और बेंजीन यहाँ पे अटैच है, ठीक है, यहाँ पे एक बेंजीन, तो यहाँ पे इसके पास में भी कितने हो गए, यहाँ पे जो इनके से होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2+ है, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका सिग्नल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल इसका 6.9 ppm, मैंने क्या बताया था 4 to 6 होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 6.9 ppm, ठीक है। एक तो चार्ज पे भी डिपेंड करता है इसका सिग्नल। अब देखना है मैंने बता दिया यहाँ पे ये तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई यहाँ पे कमी हो गई। यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुश और इलेक्ट्रॉन पुल,
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, डिसिल्डेड, चार्ज पर डिपेंड करेगा, इसके चार्ज है ना इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पुल कौन सा करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश कौन सा करेगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो बेचारा क्या करेगा, खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पुश कौन करेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब आपको देखना ये क्या होते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर होता है इसका। प्रोटॉन होते हैं वो शील्डेड होते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, प्रोटॉन क्या शील्डेड है, नेगेटिव ये क्या होगा, प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन डिशील्डेड होगा, ये प्रोटॉन शील्डेड होगा। ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करेगा, शील्डिंग और डिशील्डिंग और पुलिंग और पुशिंग दोनों क्या करेंगे, इसके चार्ज पे डिपेंड करेंगे। और बेंजीन रिंग के साथ में जब मेटल अटैच है तो मैंने आपको बताया था इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वो क्या होता है, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे। अब देखना, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पुलिंग और पुशिंग को मैं और इजीली समझा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस को ये इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ये ई ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम क्या हो जाएगा, बॉन्ड वैसे के वैसे होंगे यहाँ पे, तो ये क्या होता है अपना डिसिल्डेड होता है। ठीक है, डिसिल्डेड क्यों होता है, क्योंकि अपने ये क्या हो रहा है, डाउन फील्ड की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, डोनेट खींच रहा है इससे, तो डोनेट अट्रैक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखना न्यूक्लियो, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक की बात अपन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो प्लस के पास इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिशील्डिंग और ये शील्डिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये पुलिंग और पुशिंग, तो ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई पुलिंग और पुशिंग की। अब जैसे देखना पैरामैग्नेटिक नेचर, आपको पता है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब वो मतलब डायमैग्नेटिक नहीं होता, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं होते, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। जैसे देखना यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये मेटल के साथ में अटैच है, जैसे वेनेडियम है। ठीक है, यहाँ पे ये एक और बेंजीन रिंग अटैच है यहाँ पे। ठीक है, ये वेनेडियम, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। आई मीन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएंगे, 290 ppm हो जाएंगे। ठीक है, हाईली शील्डेड हो जाएंगे, हाईली शील्डेड बिकॉज पैरामैग्नेटिक शील्डेड, ये क्या हो जाएंगे, हाईली शील्डेड होंगे बिकॉज क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक शील्डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी पैरामैग्नेटिक की। अब जैसे देखना, मैंने बेंजीन की बात की है। ठीक है, बेंजीन में अपन ने क्या किया, मेटल को अटैच कर दिया था, तो क्या हो गया था वहाँ पे, वो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता, खत्म हो गया था। वैसे ही अपन इस ईटा 5 वाले स्ट्रक्चर में भी अपन जब यहाँ पे देखना, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है मेटल के साथ में, जैसे ईटा 5 में लिख सकती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, मेटल के साथ में अटैच है। ठीक है, तो ईटा 5 Cp यहाँ पे, तो यह क्या करेंगे, मेटल के साथ में जब अटैच होगा तो इसका भी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एरोमेटिक कैरेक्टर जब इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो भी क्या करेगा, नॉर्मल एल्केन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे देखना, मैं मेटल यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आयरन को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देती हूँ, 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 4.04। मैंने बताया था यदि नॉर्मल हो जाता है तो उसका 4 से 6 ppm तक आता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। जैसे देखना, एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें सिग्नल बताते हैं आपको कि कितने सिग्नल प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन ईटा 5 वाले की बात करते हैं, जैसे देखना एग्जाम्पल है मेरे पास में, जैसे यहाँ पे मेटल है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो देखना इसमें क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे H2 सेम है। ठीक है, यहाँ पे H2 H2 और H3। ठीक है, सॉरी H2 और H3। ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो देखना यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। तो जब यहाँ पे देखना ये मेटल के साथ में अटैच है, तो इसमें देखते हैं कितने सिग्नल प्रेजेंट हो गए। एक तो ये वाला सिग्नल हो गया, एक ये वाला सिग्नल हो गया और एक ये वाला सिग्नल। तो यहाँ पे कितने सिग्नल हो गए,
दो सिग्नल हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट दो सिग्नल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। C2 C3 ये C2 C3 वाला, C2 C3 वाला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सिग्नल कितने हैं, दो सिग्नल प्रेजेंट है। सीडिंग ऑर्डर कितना होगा इसका, H1 H2, जितना ज़्यादा मेटल के साथ में अटैच होगा उसका क्या होगा, सीडिंग ऑर्डर वैसे होगा। तो H1 किधर यहाँ पे, फिर H2, फिर H3, ठीक है। तो इसका सीडिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे देखना अपन 5 भी लगा के देखते हैं यहाँ पे, आपको और अच्छे से बताते हैं और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखना एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मेरे पास में टी ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर सी पे हाइड्रोजन, कार्बन CS2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, ठीक है। अब देखना इसमें 3 सिग्नल है, इट्टा 5 और इट्टा 5 का सेम एनवायरनमेंट है, तो सेम एनवायरनमेंट का ओनली 1 सिग्नल होगा, ठीक है, ओनली 1 सिग्नल प्रेजेंट होगा यहाँ पे। मेथिल ग्रुप का भी 1 सिग्नल होगा, ठीक है, और इसका भी 1 सिग्नल प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 और 3 सिग्नल प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, 3 सिग्नल प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसका ppm कितना आएगा, 9 to 10 ppm, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सिग्नल हो जाएंगे। इसका 0.12 ppm मैंने बताया था आपको पीछे भी, और इनका 4.5, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मेटल से अटैच है, तो मेटल से अटैच होगा तो 4 से 6 के रेंज में आएगा इसका, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, 4 to 5 ppm हो जाएगा, और इसका 0.12 ppm, उसका 9 to 10 CS2 ग्रुप का, क्योंकि मैंने बताया था sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था कि sp2 का कितना आएगा और sp3 का कितने की रेंज तक आएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए। यहाँ पे देखना मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O, यदि यहाँ पे जुड़े हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो इसका रेंज कितने होते हैं, इसका 9 to 10 ppm होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखना एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, देखना जैसे यहाँ पे एक इट्टा 5 ग्रुप है, ठीक है, इट्टा 5 है, फिर उसके पास में मेटल अटैच है, मेटल के बाद में यहाँ पे एक और 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पे H2 H3 H2 H3 और यहाँ पे H1 ग्रुप है, ठीक है। एक तो इसका वाला सिग्नल हो जाएगा, एक तो ये हो गया इट्टा 5 वाला, एक सिग्नल तो इसका हो जाएगा, ठीक है। सिग्नल तो देखना है इतना अपने को, तो देखना सिग्नल एक यहाँ पे एक ये सिग्नल हो जाएगा, एक ये सिग्नल हो जाएगा और एक ये सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए अपने पास में यहाँ पे सिग्नल, 4 हो गए, 1 2 3 और 4 सिग्नल हो गए यहाँ पे, ठीक है। सेम को अपने को देखना, जैसे अपन यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 4 सिग्नल हो गए। तो देखना अब मैं आपको एक और बताती हूँ, यहाँ पे जैसे देखना प्रोटॉन NMR, अब यहाँ पे आपको 4 सिग्नल इजीली दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखना यहाँ पे रिंग वीजिंग की प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको कि रिंग वीजिंग क्या होती है। रिंग वीजिंग की प्रोसेस क्या होती है, जैसे देखना ये फैन होता है, ठीक है, फैन है, ऊपर की साइड फैन होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे जब रोटेट करता है, जो इसकी ब्लेड होती है जब धीरे धीरे करता है, तो इसकी ब्लेड अपने को क्या करती है, इजीली दिखाई देती है कि इसमें 3 ब्लेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन इसको काउंट कर सकते हैं आसानी से कि इसके पास में इसमें यहाँ पे कितनी है, 3 ब्लेड हैं जो इजीली रोटेट हो रही हैं। लेकिन ये जब ये फास्ट करेगा, ये जब फास्ट रोटेट करता है, ठीक है, मैंने इसको 4 पे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये फास्ट रोटेट करेगा, जब ये फास्ट रोटेट करेगा तो अपने को क्या, अपन इसको देख सकते हैं कि ये कितनी ब्लेड घूम रही है, हमें तो सिर्फ एक ही दिखाई देगा कि सिर्फ एक ही ब्लेड है इसमें जो रोटेट हो रही है, ठीक है। इसमें तो अपन जब स्लो होगा तभी तो अपने को दिखाई देगा कि इसमें 3 ब्लेड हैं जो बार बार इजीली रोटेट हो रही है, जिससे अपने को यहाँ पे हवा मिल रही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे यहाँ पे अपने को 4 सिग्नल प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या जो रिंग वीजिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्लो हो रही है, ठीक है। रिंग वीजिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्लो हो रही है। तो स्लो हो रही है तो मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, 4 सिग्नल हो रहे हैं। लेकिन यही यदि रिंग वीजिंग की प्रोसेस फास्ट चलने लग जाएगी तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल दिखेगा, ठीक है, मेरे को लगेगा कि सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे जब रिंग वीजिंग की प्रोसेस फास्ट होती है तो अपने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखना ये मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रिंग वीजिंग वेरी फास्ट, यदि रिंग वीजिंग की प्रोसेस वेरी फास्ट होती है, ठीक है, तो जैसे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे क्या मेटल है, मेटल के पास में मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2, ये तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 1 है, फिर 2 3 और 4 और 5 है, ठीक है। अब जैसे देखना ये वाला है, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए,
लोन पेयर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए अपने, ठीक है। डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखना एक डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ पे मेटल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। अब जैसे देखना इसमें क्या हो रहा है, C1 से C3, C3 से C5, C5 से C2 और C2 से C4, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिंग प्रोसेस हो रही है इसकी। रिंग विजिंग बताते हैं, जैसे C1 से क्या जा रहा है, C3 जा रहा है, C3 से C5 जा रहा है, C5 से C2 जा रहा है और C2 से C4 जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी रिंग विजिंग प्रोसेस हो रही है। अपने क्या रिंग विजिंग की प्रोसेस है, तो रिंग विजिंग की प्रोसेस जितनी फास्ट होगी, तो देखना जैसे रिंग विजिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब देखना ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जब ये फास्ट होगी तो 1 से क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, 3 से फास्ट 5 होगा, 5 से फिर 2 होगा, फिर 2 से क्या होगा, फिर 4 होगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये रोटेट करेगी, ठीक है। ये जितना ज़्यादा फास्ट, जैसे रूम टेम्परेचर पर देखना ये क्या करें, एट रूम टेम्परेचर रिंग विजिंग प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट। यदि अपन रूम टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जब अपन देखते हैं तो जो ये रिंग विजिंग की प्रोसेस होती है क्या वेरी फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। तो फास्ट होती है तो देयरफॉर NMR इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, तो NMR होता है वो इसका NMR डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि H1 है, H2 है, H3, इसको इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ये एबल नहीं होता इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए किन किन के बीच में, बिटवीन H1 H2 एंड H3 H1 इनके क्या है, प्रोटॉन इन η1 Cp। तो जब इसके फास्ट होते हैं तो अपने को सिर्फ ये दिखता है कि η1 Cp, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही मतलब एक ही यहाँ पे क्या हो रही है, ये 1 ही सिग्नल दिखाता है। इट विल गिव ओनली 1 सिग्नल फॉर ऑल 5 प्रोटॉन। जो मैंने आपको बताया था जितने 5 प्रोटॉन होते हैं उसमें सिर्फ अपने को एक ही प्रोटॉन यहाँ पे, एक ही सिग्नल यहाँ पे अपने को मिलता है। अपने को लगता है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे ब्लेड काम कर रही है, ठीक है, एक ही ब्लेड से ये पंखा पूरा घूम रहा है। तो जो इसकी रिंग विजिंग प्रोसेस फास्ट होती है किसी भी रूम टेम्परेचर पे, तो ये इसको जो NMR होता है वो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है, ये एबल नहीं होता इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए H1 H2 और H3 को। तो ये इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि ये क्या करता है कि इसको मतलब जैसे ये क्या करता है, ओनली 1 सिग्नल देता है अपने को, ठीक है, 1 सिग्नल देता है और कितने में, ऑल 5 प्रोटॉन को सिर्फ बोलता है कि एक ही सिग्नल देता है, ठीक है। और यदि यही प्रोसेस ये देखना, यदि ये लो टेम्परेचर पर रिंग विजिंग प्रोसेस करेंगे तो ये तो क्या था, हाई टेम्परेचर पर था, रूम टेम्परेचर पर था, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर जब रिंग विजिंग की प्रोसेस की तो वो तो कहते हैं फास्ट होते हैं, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर करते हैं रिंग विजिंग की प्रोसेस तो ये क्या हो जाती है, स्लो होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर पर जब अपन रिंग विजिंग प्रोसेस करते हैं तो वो स्लो डाउन, देयरफॉर NMR इज एबल टू डिफ्रेंशिएट H1 H2 एंड H3। किनके बीच में, H1 H2 एंड H3। तो ये सिग्नल भी कितने देता है, 4 सिग्नल दे देता है। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2:2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो जब लो टेम्परेचर पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो इसलिए अपन कितना निकाल सकते हैं, 1:2:2। तो इससे कितने सिग्नल निकाल सकते हैं, 3 सिग्नल ये यहाँ पे इसको बताएगा। लेकिन यदि ये वेरी फास्ट होगा तो कितना हो जाएगा, इसका सिग्नल ओनली 1 बताएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखना यहाँ पे मैंने इसमें बताया H1 H2 H3 मैंने बताया था 4.5 होता है 5.7 η1 η5। इसका इंटेंसिटी रेशियो भी हो गया। अब जैसे देखना यहाँ पे 5.7 है, ठीक है, 5.7 है η1 Cp का, ठीक है, η1 Cp है। यहाँ पे जैसे H3 H2 और H1 है। H3 का कितना होता है 6.4 ppm और H2 का 5.9 ppm, H1 का 3.5। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोर शील्डेड होता है, ठीक है। H1 क्या होता है, ये मेटल के साथ में होता है, तो ये क्या होता है, मोर शील्डेड होता है, मेटल के पास में अटैच होता है ये। इसका इंटेंसिटी रेशियो भी कितना होता है, 1:2:2। इसमें कितने 4 सिग्नल मिलते हैं अपने को, ठीक है, 4 सिग्नल मिलते हैं। तो द कंपाउंड X शोज सिग्नल शार्प सिंगलेट। जैसे देखना, एक सेकेंड, जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे देखना द कंपाउंड X शो करता है कौन सा, जैसे ये क्या सिंगलेट शार्प है, ठीक है।
सिंगल शार्प सिंगलेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या कहता है, सिंगल शार्प सिंगलेट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक सिंगलेट दे रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे 40 डिग्री पे कितना दे रहा है, 40 डिग्री पे भी ओनली वन सिंगलेट दे रहा है, ठीक है, 40 डिग्री पे भी, लेकिन 80 डिग्री पे कितना दे रहा है, 3 और 1 दे रहा है, ठीक है। ये तो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये देखना क्या कर रहा है कि द कंपाउंड शो सिंगल शार्प सिंगलेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कितना दे रहा है, सिंगल शार्प दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब 40 डिग्री इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन पुलिंग टू 40 डिग्री, जब अपन इलेक्ट्रॉन किसके करेंगे, पुलिंग ऑन पुलिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पुलिंग करेंगे किस पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस सिंगलेट सेपरेट इनटू टू सिंगलेट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑन फर्दर पुलिंग। मतलब इक्वल इंटेंसिटी क्या करेगी, इक्वल सिंगल इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी दे रहे हैं, टू इक्वल इंटेंसिटी दे रहे हैं सिंगल जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, लेकिन जब रूम टेम्परेचर करेंगे तब भी सिंगल सिंगलेट दे रहा है, लेकिन ये जब पुलिंग on pulling to minus 40 degree centigrade, this singlet equal, this क्या बोला, this singlet separate into two singlet of equal intensity, ओके। ये क्या कर रहा है, इक्वल इंटेंसिटी दे रहा है 1 ठीक है। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, फर्दर जब पुलिंग करेंगे, इसमें पहले अपन ने पुलिंग की थी 40 डिग्री पे, लेकिन फर्दर फिर से अपन पुलिंग करेंगे माइनस 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पे करेंगे, तो इसके क्या होगा, फर्दर पुलिंग minus 80 degree result in one of the singlet separating into 3 signal with intensity ratio 1:2:2 to explain this result for compound X। ठीक है, आपको समझ में आ गया। रूम टेम्परेचर पर अपने को सिंगल मिल रहे हैं, लेकिन अपने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो भी 2 इक्वल इंटेंसिटी मिल रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वल इंटेंसिटी 1:1। लेकिन 80 डिग्री पे अपन देखते हैं, 80 डिग्री पर एक तो सिंगलेट मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो 1:2:2, तो अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 सिग्नल मिल रहे हैं। फर्दर पुलिंग के बाद में, फर्दर पुलिंग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब अपन करेंगे तो अपने क्या मिलेगा, 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और 40 डिग्री पे क्या करेंगे, ओनली 1 सिग्नल। तो रूम टेम्परेचर बता दिया। अब जैसे देखना, वो था 2H1 थे, 2H1 2H2 2H3, ठीक है, 1:2:2। अब जैसे रिंग विजिंग प्रोसेस हो गई, टा5 हो गया, ठीक है। रूम टेम्परेचर जैसे देखना, अपन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ऐसे जैसे यहाँ पे टाइटेनियम मेटल के साथ में अटैच है, तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, नॉर्मल एल्कीन की तरह बिहेव करेगा ये यहाँ पे कैसे, हाँ ठीक है, मेटल के साथ में अटैच है। एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे ईटा1 है, ये भी ईटा1 है, ठीक है, ये ईटा5 है दोनों। क्यों ईटा5, मैंने आपको ईटा1 और ईटा5 बताए थे। ईटा1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच है, लेकिन ये क्या है, ये बीच में ईटा5 से मतलब 5 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा, ईटा5 होगा, ये क्या होगा, ईटा1 हो गया, ठीक है। मैंने हेप्टासिटी जब पढ़ाई तब बताया था आपको। अब देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे H2 H3 H2 H3, यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, H2 H3 और H2, यहाँ पे मेटल के साथ में H1 और H1, ठीक है। अब देखना अपन इसमें देखते हैं कि कितने, इसमें जब रिंग विजिंग की जो प्रोसेस होती है, जो एट रूम टेम्परेचर पे 20 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, 20 हाइड्रोजन है रूम टेम्परेचर पे, 20 हाइड्रोजन एनएमआर डिसाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये रिंग विजिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखना, ये 20 हाइड्रोजन है, जब इसकी रिंग विजिंग की प्रोसेस फास्ट होगी, प्रोसेस फास्ट होगी तो एनएमआर इसको डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कितने यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, 20 यहाँ पे, लेकिन 20 प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको एनएमआर डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब रिंग विजिंग की रूम टेम्परेचर पर रिंग विजिंग की प्रोसेस जब फास्ट होगी तो एनएमआर इसको डिसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इसकी रिंग विजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो ये ईजिली इसको डिसाइड कर पाएगा कि इसमें 20 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ पे एनएमआर सिग्नल कुछ डिसाइड कर पाएगा, ठीक है। यदि स्लो हो जाएगा तो एनएमआर कुछ डिसाइड कर पाएगा। अब जैसे देखना, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन ईटा1Cp, मैंने आपको बताया था कि 10 हाइड्रोजन 2 5 हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ईटा5 तो जैसे मैंने सिंगलेट बता देती हूँ आपको कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड का सिग्नल, ठीक है, और 40 डिग्री का, तो ये तो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का और ये 80 डिग्री का, ठीक है। इसमें कितने हैं, ईटा1Cp मीन 10 हाइड्रोजन, 3 सिग्नल है, यहाँ पे 3 सिग्नल है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या 5 हाइड्रोजन है,
40 डिग्री पे, और इसमें कितने हैं 2 सिग्नल, और ये क्या है ईटा 5, ठीक है। ईटा 1 के कितने हैं 2 हैं, तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब देखते हैं ईटा 1 और ईटा 3, ईटा 1 एलील और ईटा 3 एलील। ईटा 1 एलील देखते हैं और ईटा 3 एलील, उसमें देखते हैं अपन कि सिग्नल अपन कैसे निकालते हैं। जैसे देखना ये एलील है, ठीक है, एलील में ईटा 1 और ईटा 3 एलील। अब जैसे देखना यहाँ पे ये एग्जाम्पल है मेरे पास में, यहाँ पे हाइड्रोजन ये मेटल के साथ में अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सेंटर में प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन सिन पोजीशन पे है सेंटर के, ये भी सिन पोजीशन पर है सेंटर के, ठीक है, लेकिन ये एंटी पोजीशन पे है सेंटर के, और ये भी एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। आपको समझ में आ गया एंटी और सिन। सेंटर के जो मतलब सेंटर की साइड में होगा तो वो तो क्या होता है सिन होता है, मतलब सेम साइड में होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है मतलब वो क्या होता है एंटी होता है, मतलब डिफरेंट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे देखना ये मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखना जैसे HC है, मैं तो उसको क्या लिख सकती हूँ सेंट्रल लिख सकती हूँ, ठीक है, और HS है उसको क्या लिख सकती हूँ सिन है, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट टू HC के, और HA है वो क्या है एंटी है, वो किसके रेस्पेक्ट में है HC के, ठीक है। तो ये हो गया अपना HC, HA और HS। अब अपन इसमें देखते हैं सिग्नल कैसे निकालते हैं। जैसे देखना इसके सिग्नल, ये क्या है नॉन फ्लक्सोनियल मोड है। यहाँ पे देखना जैसे डिसीडेड और सीडेड बताते हैं। जैसे देखना ये सेंटर की मतलब डाउन फील्ड से आप फील्ड की तरफ जाएगा, तो डाउन फील्ड से आप फील्ड की तरफ जाता है, ये डाउन फील्ड है या फील्ड है, डाउन फील्ड से आप फील्ड की तरफ जाएगा तो वो क्या होता है सीडेड होता है, ठीक है। लेकिन अब फील्ड से डाउन फील्ड की तरफ जाता है वो क्या होता है डिसीडेड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमेशा राइट साइड में होता है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव हो क्या होता है राइट साइड में, इसका अपन रोटरी के देखेंगे, ठीक है। जैसे मेटल के साथ में यहाँ पे लोन पेयर अटैच है, 6 लोन पेयर अटैच है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रोमियम हो सकता है, 6 पे कौन कौन आता है क्रोमियम मोलिब्डेनम। ये तो आपको पता चल गया वो क्या था ईटा 3 था, ईटा 1, ठीक है। फ्रॉम MR3 सिग्नल 2HA 3 सिग्नल थे, उसमें 2HA 2HS के और क्या था 1HC का, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एंटी पे थे, 2 हाइड्रोजन सिन पे थे और 1 हाइड्रोजन सेंटर पे तो था। कितने होंगे यहाँ पे सिग्नल 3 सिग्नल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। 3 सिग्नल प्रेजेंट है 1:2:2, ठीक है। अब जैसे देखना उसका अपन सीडिंग ऑर्डर निकालते हैं। सो सीडिंग ऑर्डर निकालेंगे तो एंटी फिर सिन फिर सेंटर, ठीक है। ये कौन सा है अपना ऑर्डर ऑफ सीडिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सीडिंग। अब डी सीडिंग निकालते हैं जैसे सेंटर फिर HS और फिर HA, तो ये तो क्या है इसका ऑर्डर ऑफ डी सीडिंग, और ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ सीडिंग। अपन सीडिंग और डी सीडिंग का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब जो ईटा 3 वाला होता है, ठीक है, ईटा 3 वो तो क्या नॉन फ्लक्सोनियल मोड पे होता है, और ईटा 1 होता है वो क्या होता है ऑलवेज फ्लक्सोनियल मोड पे होता है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे हाइड्रोजन एक सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे मेटल अटैच है, उसमें तो क्या था सेंटर में मेटल अटैच था, लेकिन यहाँ पे मेटल अटैच है इसका साइड में H एंटी वाली पोजीशन पे, तो एंटी क्या हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इधर की साइड, तो ये क्या होगा ईटा 1 एलील है। ईटा 1 एलील क्या होगा, ईटा 3 तो मैंने आपको बताया था उसका क्या था सेंटर ऑफ मेटल जो होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका मेटल कहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन। अब देखना ये मेटल किधर की साइड जाएगा इधर की साइड जाएगा, ठीक है, इधर की साइड जाएगा तो ये एंटी किधर आ जाएगा इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखना HS HA यहाँ पे क्या आ जाएगा मेटल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H है एंटी और यहाँ पे HS सिन और ये HC वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये C1 C2 और C3, तो C1 इज इक्वल टू C3 तो मतलब HS इज इक्वल टू HC, तो C1 इज इक्वल टू C3 तो HA किसके हो जाएगा HS के हो जाएगा सिन एंटी के, तो C1 C3 की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इसमें देखना 4 हाइड्रोजन तो क्या है टर्मिनल पोजीशन पे और एक क्या है सेंटर पे, तो कितने हो जाएंगे 4 सिग्नल, ठीक है। 2 सिग्नल प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 तो टर्मिनल वाले पर एक सेंटर वाले को, 4 तो टर्मिनल है तो उसको अपन क्या दे देंगे एक सिग्नल देंगे और एक सेंटर पर उसको क्या मतलब 2 टर्मिनल प्रोसेस, ठीक है।